नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और युद्ध को लेकर इस वक्त हमारे पास जो बड़ी खबर आ रही है, बड़े अपडेट आ रहे हैं, इससे शुरुआत करेंगे। आईएईए की वियना में बड़ी बैठक और ईरान के परमाणु स्थलों पर को लेकर ये बयान यहां पर दिया है। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले के संकेत नहीं और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है यहां पर आईएईए ने। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट यहां पर आ रहा है कि सभी पक्ष संयम बरतें, लेकिन फिर सवाल वही कि अपील एक तरफ, लेकिन जो जमीन पर हो रहा है वो कम से कम इन अपील और वास्तविकता में जो दिखाई दे रहा है जमीन पर, उसमें युद्ध की जो परिस्थितियां हैं और मध्य एशिया से लेकर जिस तरह के इंपैक्ट दुनिया भर में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, सवाल कई हैं। अब यहां से देखना होगा कि आगे परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, लेकिन आज जिस तरह से नेटो देशों का भी बयान आया है वो बहुत कुछ कहता है। तो इसको आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा बयान है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ है, किसी भी न्यूक्लियर साइट पर, किसी भी परमाणु साइट पर हमला नहीं हुआ है। ये एक बड़ा बयान और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वियना में ये बैठक जारी है। आगे भी इस बैठक से जो बयान आएंगे, जो जानकारी सामने आएगी, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भीषण जंग के 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मिसाइल की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और हालात हर घंटे और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि टारगेट पूरा होने तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई के मारे जाने के बाद ईरान के हमले और तेज हो गए हैं और एक बदले का जो भाव वहां पर दिखाई दे रहा है। तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल अटैक नॉनस्टॉप जारी है। खबर है कि कुवैत में ईरान ने कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। सुपर पावर अमेरिका को नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। वहीं सिर्फ अमेरिका नहीं, नेटो देश भी खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं और साफ चेतावनी दी जा रही है, अंजाम भुगतना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खमेनेई की मौत और बारूदी जंग के बीच एक और मोर्चा खुल गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तालिबान ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस भी निशाने पर होने की बात की जा रही है। थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर जाऊंगी। याद कीजिए, पिछले साल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ तनाव, क्या अफगानिस्तान से दुश्मनी, दो मोर्चों की चुनौती पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है? क्या ये जंग सिर्फ सीमित हमलों तक रहेगी या इससे आगे भी जा सकती है, या फिर पूरा मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और पश्चिमी दुनिया एक बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या कूटनीति की कोई खिड़की, कोई विकल्प अभी बचा है? क्या बातचीत की टेबल पर जाने के लिए तैयार होंगे अलग अलग पक्ष? तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? पीएम मोदी के शांति संदेश का क्या इंपैक्ट होगा? आज की तारीख में उसके क्या मायने हैं? तो एनडीटीवी के वॉर रूम में इसी महायुद्ध के हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, डिफेंस के राजनयिक जुड़ेंगे, पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। न्यूज रूम से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सजनहार जी बहुत जल्द पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगे। और पाकिस्तान से इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुरुआत यहाँ पर आरजू मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के नूर खान एयरबेस को लेकर। अभी के लेटेस्ट इनपुट्स पहले आपके पास क्या है, क्या आप हमारे साथ जानकारी शेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये फेक न्यूज़ है और इस तरह का कोई अटैक जो है वो एयरबेस पे अभी तक नहीं हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान के ही कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जो इस किस्म की खबर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान के लिए। अगर भारत होता तो और बात थी, आप लोगों के पास और तरह के हथियार हैं और तरह की चीज़ें, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो इस तरह का अटैक कर पाए, या अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो डेफिनेटली यहाँ पे खबर आ गई होती। ठीक है आरजू साहिबा, मेरा आपसे दरखास्त ये है, फेक न्यूज़ फेक कंट्री की है या आपकी है? आप मुझे ये बताइए। ये फेक आपने जब आप इस्तेमाल कर रही हैं वर्ड, मैं आपका आदर करना चाहूंगा। मुझे ये नहीं सुनना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रही है, मुझे सुनना है आरजू काजमी साहिबा क्या बोल रही हैं। दिल क्या कहता है, नूर खान में इस तरह का काम हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर, अफगानिस्तान की तरफ से नहीं हो सकता। अगर हो भी पाता तो शायद भारत साइड से हो जाता। तो आज ये एक्नॉलेजमेंट माना जाए कि भारत की तरफ से हुआ था, ये मानेंगी कि ये भी फेक है? या मैं ये भी बताऊं कि कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जो ध्वस्त हुआ
कैसे आपने बता दीजिए कैसे आपने उसके ऊपर डोजर चलाया, कैसे आपने उन लोगों को जिनको एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था वो गायब हो गया। ये वही नूर खान की बात चल रही है या कोई एक नया नूर खान है जो मेरे ख्याल ISI हेडक्वार्टर में बनाया गया है डेस्क पर? नहीं सर, आप लोगों की तरफ से जो अटैक हुए थे उस पर तो डेफिनेटली डैमेजेस हुए थे पाकिस्तान में, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको रिकॉर्ड किया जाए और सेंसेशन खबर निकाली जाए। नहीं आरजू वैसे खुलकर बोलती हैं, आरजू खुलकर बोलती है, मैंने हमेशा देखा है पाकिस्तान की बेबाकी से बोलती हैं और ये बड़ा स्टेटमेंट है इसीलिए। और आरजू जब हमारे पैनल पर हैं तो उन्होंने खुलकर इस बात को अभी कहा भी है, बड़ी खबर। बैल सर, मैं आपसे भी इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगी। नूर खान एयरबेस पर जिस तरह की खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है कि एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच मोर्चा खुला हुआ है, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो उसमें इस वक्त फंसा हुआ है और उन सब के बीच ये एक नया फ्रंट यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मायने हैं सर इसके? जब से पाकिस्तान ने 2-3 एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो की हो पाक्तिया या काबुल पे या कंदाहर पे, तो उसके रिस्पांस पे अफगानिस्तान के पास और कोई रास्ता ही नहीं रह गया था कि वो रिस्पॉन्ड करे। मैं एक चीज पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, पठान जो होते हैं, पश्तून जो होते हैं, वो दोस्तों के दोस्त होते हैं पर दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। जब आप उनको ट्रबल करते हो तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे और यही चीज हो रही है। पहले उन्होंने इस्लामाबाद पे कल या परसों अटैक किया था और आज बात निकल कर आ रही है कि नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, जो कि इनका एयर स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी कमांड है। वहां पे C-130 जहाज रहते हैं। अमेरिका भी कई बार अपनी एसेट्स वहां पे रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास पड़ती है, हेडक्वार्टर्स वहां से पास में है। क्वेटा पे भी हमला हुआ है, अबोटाबाद पे भी इससे पहले हमले हुए थे, फैसलाबाद पे हमला हुआ था और कहीं ना कहीं जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है पाकिस्तान का, वहां पे भी हमला हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज को दबाया जाता है। वो वहां पे DGIS पर अपनी नैरेटिव चलाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करते हैं और चीन की मदद के साथ ऐसे ऐसे फेक इमेजेस बनाते हैं। तभी उसी की वजह से आरजू जी के मुंह से भी सबसे पहले आई, कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है। लेकिन फेक न्यूज बनाने में पाकिस्तान का DGISPR वो एक्सपर्ट है, चीन एक्सपर्ट है और जो बात ये कह रही है कि वहां पे हमले नहीं हुए, तो इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। आरजू, इस मामले में कई मील आगे हैं आप लोग बाकी लोगों से, जिसका जिक्र भी यहाँ पे सर भी कर रहे थे और इसीलिए वो इम्पैक्ट खबरों के लिहाज से सोशल मीडिया नैरेटिव्स में दिखाई देता है। लेकिन मैं अगली बड़ी खबर की तरफ जाना चाहूंगी जो हमने अभी वियना की बैठक से अपडेट यहाँ पर दिया है। कर्नल सिंह, ये कहना IAEA का कि न्यूक्लियर साइट पर कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई हमला नहीं हुआ है, बड़े निष्पक्ष होकर अगर देखा जाए, चाहे वो किसी का भी हो, मतलब अगर कोई सबसे ज्यादा अनग्रेडेड न्यूक्लियर प्रोटेक्शन होगी तो मेरे ख्याल वो फेक कंट्री की होगी और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास एक बहुत ही क्रेडिबल और सेफ जगह है जहां वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाते हैं और इसका चश्मदीद गवाह US रहा है। जब उसने पिछली बार GBU बॉम्ब्स के इस्तेमाल किया था, स्ट्राइक भी किया था, सो कॉल्ड उनका कहना था डिसमेंटल भी था, और आज वो बोल रहे हैं कि नहीं जनाब वहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर GBO की जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है 60 मीटर नीचे जाने की, तब भी वो उसको नहीं डैमेज कर पाया। उसकी एंट्रेंस को डैमेज किया, साइड डैमेज करा, वो सब एक पेरिफेरल बात है। सो मुझे नहीं लगता कि चाहे आप 500 kg पाउंडर चाहे 2000 पाउंडर, कोई भी बम अगर आप उस एरिया में इस्तेमाल, यस जो डैमेज हुआ है वो उसका आउटर स्ट्रक्चर्स है, जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, जो स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शंस हैं, उनके ऊपर डैमेज हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट डैमेज न्यूक्लियर बनाने की कैपेबिलिटी के ऊपर जो अंडरग्राउंड है उसको वो असर कर पाए होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ जाऊंगी। अशोक सज्जन आरजी भी हमारे साथ आ गए हैं। हाँ सर प्लीज। कि जो IAEA है उसने कहा है कि रेडिएशन लीक नहीं है, लेकिन उनका यह कहना कि वहां हमला नहीं हुआ, यहां पे मैं शायद अग्री ना करूं, क्योंकि इस्फहान पे जो हमला हुआ था उसकी पिक्चर्स दिखाई जा रही थी यहां पे। तो कहीं ना कहीं ये जो IAEA की स्टेटमेंट है, पिछले साल भी जून के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वहां कोई रेडिएशन लीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई न्यूक्लियर एसेट्स पे कोई डैमेज नहीं हुआ है, जहां पे अमेरिका कह रहा था कि हमने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। किराना स्टोर में हुआ था कुछ लीकेज हुआ था किराना स्टोर में।
सर ठीक है, मैं आरजू के पास जाऊंगी, लेकिन अशोक सज्जनहार जी भी आ गए हैं हमारे साथ। अशोक सर, जितने स्टेटमेंट्स अभी ग्लोबली निकलकर सामने आ रहे हैं, मैं उस पर सर आपका वक्तव्य चाहती हूं। नेटो देश जिस तरह से निकलकर आए हैं, मालूम तो था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी ये जल्दी हुआ है क्योंकि देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से युद्ध के पहले ही दिन बयान दे दिया था कि ईरान युद्ध रोके, ये बहुत बड़ी बात थी कि सीधे ईरान के लिए उन्होंने बयान दिया इमैनुअल मैक्रोन ने कि ईरान युद्ध रोके, और इस पर हम भी यूएन से अपील करते हैं कि वो फौरन इमरजेंसी बैठक बुलाए। और आज नेटो देशों का एक कॉमन गोल के लिए साथ आना, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है सर? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो पहले मालूम था, जो इनका ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है ये बड़ा सुदृढ़ है, बड़ा स्ट्रांग है, परंतु ये भी मालूम चल गया था जो बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई थी इसमें, क्योंकि हमने देखा है नेटो में और यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, और जो इनकी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आए, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी आए, तो उसमें थोड़ी दोनों तरफ से फूट पड़ गई थी। ग्रीनलैंड का जो इशू आया उसके ऊपर भी काफी दोनों के बीच में दरार आ गई थी। परंतु ये जो ईरान का मामला है इसमें ये बिल्कुल साथ खड़े हैं। आपको याद होगा जब JCPOA का वो एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये 4 थे देश एक तरफ, और रूस और चीन दूसरे थे। तो मतलब ये है जो ये सभी देश हैं, इसमें से कोई भी देश नहीं चाहता जो ईरान के पास परमाणु अस्त्र की पॉसिबिलिटी हो, कि उसके पास वो कैपेबिलिटी हो। तो इसीलिए ये वाला जो देख रहे हैं जो अटैक है, मेरे विचार से जो वायलेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, ये तो सभी देश महसूस करते हैं, कहना चाहें नहीं कहना चाहें वो अलग बात है। परंतु उससे ज्यादा जो अब उनका है, जो अगर अमेरिका कर रहा है, जैसे जर्मनी के राष्ट्रपति चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने भी कहा था, जो हमारा जिसे कहा जाए, उन्होंने कहा हमारा डर्टी वर्क अमेरिका कर रहा है, मतलब जो वहां की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको ध्वस्त करने में अमेरिका काम कर रहा है, तो हम उसके बीच में नहीं खड़े होंगे। परंतु उसके बाद जो बिल्कुल ही अप्रत्याशित था, जो ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया यहाँ पर, जो उसके पड़ोसी देश थे, UAE पर, बहरीन पर, ओमान पर, सऊदी अरेबिया पर, अरामको पर उसके ड्रोन से हमला किया, और हम देख रहे हैं जो कितना धुआं ऊपर उड़ रहा है। अब तो असेस करना होगा जो वहां पर नुकसान कितना पहुंचा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो फ्रांस ने जो भी कहा, उनकी भी नजर उसी पर है, जो ईरान जिसका विपरीत वार कर रहा है वो नहीं करे, और फिर यूनाइटेड नेशंस ये एक कॉल दे जो वहां पर शांति होनी चाहिए और हमले बंद होने चाहिए। अगले पॉइंट पे जाऊंगी सर। बेल सर, मुझे ये बताइए, ये जो पूरी की पूरी तस्वीर है, अमेरिका के भीतर भी बहुत से ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने विरोध किया, युद्ध नहीं चाहती थी वहां की जनता भी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप साहब इस फैसले पर आगे बढ़े। वो भी तब जब बीते वर्ष जो अटैक हुआ उसमें तो खबर ये निकल कर आई थी कि आपने उनका पूरा जो परमाणु प्रोग्राम है उसको नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और ईरान ऑलरेडी बातचीत के टेबल पर था, जहां पर मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी डिस्कशन की बात थी, सब तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने यह हमला बोला ईरान पर। ये वॉर किसकी है सर? अमेरिका की है या इजराइल की है? देखिए, ये वॉर ट्रंप साहब की है या फिर नेतन्याहू की है? ये वॉर जो है अमेरिका की नहीं है, इजराइल की नहीं है, ये ट्रंप की पर्सनल वॉर है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा मेरे पास 2 बार हमला हुआ मेरे ऊपर। नेतन्याहू साहब की नहीं है ये वॉर? नेतन्याहू साहब की तो होनी ही है, क्योंकि नेतन्याहू साहब तब तक रहेंगे पावर में जब तक यहां युद्ध चलते रहेंगे। जिस दिन युद्ध बंद हो गए, और अभी उनके इलेक्शन भी होने वाले हैं, उस इलेक्शन के अंदर भी अभी तक उनके पास जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, माइनॉरिटी में है, और जो राइट विंग के एलिमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट से उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है। 120 में से उनके पास 60 सीट्स भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू का नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जाना भी निश्चित लग रहा है जब तक ये युद्ध चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि युद्ध के मुकाम पे सारे एलिमेंट्स जो इजराइल के अंदर है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या सपोर्टिंग पार्टीज हैं, सब के सब एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल की बात आती है यहां पे। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये वॉर शुरू किया है ट्रंप ने। नेतन्याहू चाहता था, ज्यूज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इसे पर्सनल तरीके से ट्रंप आके लेके जा रहा है। लेकिन एक आखिरी चीज अगर आप परमिट करें, सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा है इस वॉर में आया, आज अरामको के ऊपर
सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पे हमला हुआ है। यानी कि अभी तक एनर्जी को टारगेट नहीं किया जा रहा था, पर उसके ऊपर हमला करके एक नया फ्रंट खोल दिया ईरान ने, और वो इसलिए किया है ताकि सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के नेशंस प्रेशर बनाए अमेरिका और इजराइल पे कि इस युद्ध को बंद करो, नहीं तो हमारा जो एक रेवेन्यू का सोर्स है वो भी बंद हो जाए। ठीक है कर्नल सिंह, एक फेयर ग्राउंड पे बात करते हैं। सर ने कहा अभी युद्ध ट्रंप साहब ने शुरू कर दिया, नेतन्याहू जी ने शुरू कर दिया, वो भी कैसे कि एक अपनी व्यक्तिगत जो उस पर पर्सनालिटी जिस तरह से हावी थी वो दिखाई देती है फैसलों में। अब युद्ध खत्म कौन करेगा? और ये सवाल सर मैं इसलिए कह रही हूं कि ईरान जिस तरह से अपनी सरजमी पर जवाब दे रहा है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया गया, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पर हमले होंगे वो पहले से सारी स्ट्रैटेजी तैयार थी। कैसे ये बात उनका बहुत क्लैरिटी से उनको मालूम थी कि जमीनी स्तर पर आप लड़ नहीं सकते, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि सेना मार्च करती हुई आपके बॉर्डर्स के अंदर घुस जाएगी या आमने सामने की लड़ाई होगी। हमले तो या हवाई हमले ही होने थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये टारगेट करना, इतना प्रिसाइज टारगेट करना, क्या आपको लगता है कि ईरान ने अपने आप को ही आउटडन कर दिया है? सबसे बड़ी बात है कि शायद मैं बहल सर को बोलूंगा रिकंसिडर करें कि ये लड़ाई एक्चुअली किसकी है। मैंने इसलिए दोबारा पूछा उनसे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ग्राउंड पर प्रूफ मिलते हैं वो कुछ और कहते हैं। ये बात भी जग जाहिर है कि ये अटैक जो है ये ट्रंप को लेना पड़ा था। ही वॉज फोर्स्ड इनटू टेकिंग अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था खमेनी, उसके लिए CIA और मोसाद ने मिलकर फीडबैक दिया था कि दिस इज द मोमेंट कि आज हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्ट्राइक कहीं आगे या पीछे होनी थी, ये उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होनी थी। अब आगे बात कि किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है कि US और इजराइल का इंटरेस्ट जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा आकलन कहता है जो ग्राउंड पर चीजें हैं इजराइल का ज्यादा है। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, आप कंप्लीट करिएगा। युद्ध के बीच ही ईरान का बड़ा दावा है। आपको बता दें दक्षिणी ईरान में 165 बच्चों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। बड़ी तकलीफ के साथ ये अपडेट आपको देना पड़ रहा है कि जहां पर आप सीधे कैजुअलिटीज को नंबर के रूप में देखते हैं। मैं बार बार अपनी डिबेट्स में, अपने डिस्कशन में इस बात को रिट्रेट करती हूं कि मौत एक आंकड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यही युद्ध की विभीषिका है जहां पर बच्चों की मौत की खबर आ रही है। और ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, 165 बच्चों की मौत का दावा है, ये खबर आ रही है। हालांकि युद्ध की परिस्थितियों में दावे हर तरफ से हो रहे हैं, उनकी औपचारिक रूप से पुष्टि और कुछ और तरह से कंफर्मेशन उसका एक बड़े पर्सपेक्टिव में उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो डिटेल्स अभी हमारे पास शुरुआती उसमें निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। और यही युद्ध की वो विभीषिका है जिसे लेकर हमेशा ये बात होती है कि युद्ध में कीमत कौन चुकाता है। युद्ध का डिसीजन पॉलिटिकल हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, वक्त की जरूरत उसे आप कह ले, चुनौती कह ले, लेकिन उसकी कीमत चुकाने वाले आम लोग होते हैं। और यहां पर आप देखिए वो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। आरजू, 165 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। और देखिए बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही थी, चाहे जिस तरह के प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे हैं, ईरान में तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, जितना बड़ा नंबर वहां पर, जितने बड़े नंबर में लोग मारे गए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो उस नंबर का जिक्र कर दिया कि ये ईरान के लोगों को हम मोमेंट ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खमेनी साहब की मौत के बाद आज वही ईरान अपने लीडर के जाने पर भी रिएक्ट कर रहा है और अमेरिका को बहुत ब्राइट लाइट में तो नहीं देख रहा है। देखिए बिल्कुल ईरान में जो लीडरशिप थी वो किसी को खास पसंद नहीं थी और जो कुछ वो कर रहे थे वहां पर उससे भी बहुत से लोगों को नाराजगी थी और सभी कहते थे कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जानी चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। लेकिन ये बात हरगिज किसी को भी नहीं पसंद कि अमेरिका जाके इस तरह से कहीं पर अटैक करे या इजराइल के जरिए अटैक करवाए और उसमें इतने लोगों की जाने जाए। यहाँ तक कि जो लीडरशिप को भी जिस तरह से मारा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपको नहीं पसंद लीडरशिप, और भी 10 तरीके हो सकते थे हटाने के, लेकिन इस तरह से अगर अमेरिका कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर ये किसी के ऊपर भी जा सकता है। ये तो अगर पाकिस्तान साथ दे रहा है इस वक्त ट्रंप का, तो पाकिस्तान सोच ले कि कल इनकी बारी भी आ सकती है। और जैसा आप लोग बात कर रहे हैं और सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया पर भी अब अटैक कर दिया ईरान ने, तो जो इन्होंने डिफेंस पैक्ट कर रखा है कि अब ये जाएंगे, क्या यहाँ से ट्रूप्स भेजे जाएंगे, उस वक्त क्या होगा और सऊदीया क्या देखेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान का दावा परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। IAEA में ईरान के राजनयिक ने बड़ा दावा किया जिसका जिक्र हम करे थे। देखिए वियना में ये बैठक अभी जारी है। इस बीच IAEA की तरफ से कहा गया कि किसी परमाणु फैसिलिटी पर अटैक नहीं हुआ और वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। हालांकि रेडिएशन के कोई सबूत नहीं है, ये IAEA की तरफ से कहा गया है। अशोक सर, ये क्या चल रहा है अभी वियना की बैठक में सर?
इन स्टेटमेंट्स का क्या नहीं, एनालिसिस देखिए- किया जाए सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूं अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वहां पर आईएए ने, वहां पर किसी का एक्सेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कैसे आईएए ने ये बता दिया है जो वहां पर कोई वो नहीं है, उनके कोई इंस्पेक्टर्स तो है नहीं वहां पर। बहुत समय से ईरान ने उनके इंस्पेक्टर्स को आने नहीं दिया है। जब से ये JCPOA का ये खत्म किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कर दिया था 2018-2019 में, उसके बाद थोड़ी देर तक इंस्पेक्टर्स वहां पर रहे, परंतु उसके बाद तो वो रहे नहीं है वहां पर। तो इसीलिए कैसे उन्होंने मेजर किया जो इतनी जल्दी जो वहां पर अटैक तो हुआ है, परंतु कोई भी वहां पर रेडिएशन का एविडेंस नहीं है। तो मेरे विचार से अभी बहुत अनसर्टेनिटी ठीक है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, जिस बात का अशोक सर जिक्र किया। कर्नल सिंह, ये जो अभी आर्गुमेंट वहां चल रही है, जो बातचीत चल रही है, दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं, परमाणु विषय को लेकर जो एक संजीदगी, गंभीरता, कम से कम जब डिप्लोमेसी की वर्ल्ड टेबल पर इस तरह के डिस्कशन चल रहे हो सर, दुनिया क्या समझे, अभी क्या मैसेज ले इससे? नहीं, मैसेज तो हमारे को अनफॉर्चुनेटली आरजू काजमी साहिबा बताएंगी, क्योंकि किराना स्टोर पर उनके अटैक हुआ था और उनका कहना था कि काफ़ी कुछ हो गया, पाकिस्तान भागा गया था, IAEA का जहाज आया था, वो एक और जहाज आया था, वो बोरॉक्स या बोरॉन लेकर कि जी अगर कोई लीकेज होती है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो एक छोटी बात होगी। मैं एक अगर 10 सेकंड दे, आरजू काजमी साहिबा, आप पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी हो जो सच ज़रूर बोलना चाहेगी। 165 या 80 बच्चे मारे गए, आपने कहा दुख है, दुख किस बात का है? आप क्या कहेंगी कि जो अफगानिस्तान में आपकी एयर स्ट्राइक से बच्चे और औरतें मारी गई, क्या उस पर दुख नहीं होना चाहिए? उस पर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपने कहा लीडरशिप पसंद ना आए, 10 तरीके हैं हटाने के, एक तरीका आपको इस समय यूएस ने दिखा दिया गलत तरीका है। 9 तरीके आप बता पाएंगे कि पाकिस्तान होता तो क्या करता? ये जो लीडरशिप, आपकी लीडरशिप कौन सी पॉपुलर है? आपकी भी तो अपॉइंटेड है, आपकी भी तो डिक्टेटोरियल है, आपका भी तो एक डिक्टेटोरियल चीफ है जो कि वहां काम कर रहा है, जिसको आवाम पसंद नहीं करती है। और ऑन ग्राउंड मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप एक जगह काउंसलेट पर अटैक कर रहे हैं यूएस के प्रोटेस्ट में, और दूसरी तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं पीस बोर्ड में हूँ, वो बोल रहे हैं मैं ट्रंप का खास बंदा हूँ, वो चीफ बोलता है कि मैं लंच खाने गया, मैं अगली बार डिनर खाने जाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए लीडरशिप आपके यहाँ पर, मैं क्यों ना कंपेयर करूँ ईरान के साथ? आरजू, देखिए सर, बिल्कुल यहाँ पर इनको सोच लेना चाहिए कि अगर ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो अगर आज ईरान पर अटैक हुआ है, कल इनके ऊपर भी हो सकता है, और अगर यहाँ से भी चेंज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन सर उनके लिए अटैक नहीं करना पड़ेगा, वो तो एक मिस कॉल मारेंगे अगर ट्रंप, तो ये खुद ही हट जाएंगे। आपको तो पता है यहाँ पे किस तरह से काम होता है। तो वो ईरान और तरह की कंट्री है सर, वो लोग सामने बढ़कर लड़ते हैं, वो बात नहीं सुनते। इतना हमारे तो सच सर मत मिस बोला कॉल पे हट करो जाएंगे। आरजू बेटा, इतना सच मत बोला करो प्लीज, इतना सच मत बोलो, कट्टर सच बोल रही हो आप कि एक मिस कॉल के ऊपर ये चले जाएंगे। ओ माय गॉड, मैं उस कंट्री का अब क्या करूं? बेल सर जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हम मिस कर गए ईरान, उसके अंदर जो आपने शुरू किया था, जिससे कि जो कुवैत नेशनल डिफेंस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि बहुत सारे अमेरिका के जहाज शूट डाउन हो गए। अमेरिका ने तो यहां तक कहा है कि हमारे सिर्फ 3 पर्सनल हुए हैं, और ईरान की तरफ से 560 है, या तो मारे गए या बहुत बुरी तरह से घायल हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की तरफ से नैरेटिव चल रहा है उसमें कोई भी डैमेज नहीं है, जबकि एक्चुअली काफी डैमेज हुआ है। अगर आप ध्यान से उस स्टेटमेंट को आगे पढ़ें तो वो ये भी बताता है कि हमने उनके पायलट्स को उठाया, उनको हॉस्पिटल लेके गए और ट्रीटमेंट दी। तो कहीं ना कहीं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू का भी मेंशन किया है। इसका मतलब है ये सच है। दूसरी चीज मैं आरजू जी से पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की आपसे क्या खार है? क्यों इतना आपके कंट्री डुरैंड लाइन के ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है? क्यों नहीं आप ऑटोनॉमी दे देते बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को? आरजू, देखिए सर ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर जब अफगान सिटीजन्स को निकालना शुरू किया था इन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको एकदम से कहा कि वो चले जाएं अफगानिस्तान वापस, और जाहिर है उसमें इनको जो पहले पैसे मिला करते थे सर इनको रखने के, वो बंद हो गए। तो अब इनके ऊपर बोझ लगने लगे, वरना पहले तो इन्हीं को कहते थे ये हमारे भाई हैं, हमने इनको रखा है, हमने इनकी गवर्नमेंट बनाई है, और इनका ये भी ख्याल था कि शायद वो हमारी मर्जी से चलेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने अपनी मर्जी से चले, और साथ ही साथ उनको 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, वो भी समझ आ गई। तो जाहिर है सर दोनों तरफ से फिर जब एक दूसरे को समझ जाते हैं तो फिर यही कुछ होता है जो इस वक्त हो रहा है। तो आपको लगता है एयर स्ट्राइक से आपका काम बन जाएगा?
जिस तरह की आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, आपको लग रहा है आपकी बात बन जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बात बन जाएगी, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाना है सर। सिर्फ वहीं से अगर अटैक होते रहे तो यहाँ से कुछ ना हुआ तो लोग बात तो करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, वो भी एक्टिव है, आप जानते हैं बलूचिस्तान का। तीरा वैली तो आप ही का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा में। उस पर JF-17 ने प्रिसीजन बॉम्ब्स क्यों गिराए और 36 महिलाएं और बच्चों को क्यों मार दिया? तो ऐसा कैसे कर सकती है कोई भी एयरफोर्स अपनी टेरिटरी के अंदर? ठीक है, इसका रिस्पॉन्स दूंगी। आती हूँ आपके पास आरजू। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। युद्ध के बीच एहतियातन ये कदम उठाया गया है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, दिल्ली में इसे देखते हुए जो अमेरिकी दूतावास है उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभी जो ईरान इजराइल के बीच में हो रहा है, उन सब के बीच जहां जहां पर भी अमेरिकी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। दुबई तक में हमला हुआ है, तो आप उस लिहाज से भी इस खबर को अहम समझिए कि एहतियातन ये कदम यहां पर उठाया गया है। अशोक सर, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी सर। अभी जो भी वहां पर सिचुएशंस बनी हुई हैं सर, भारत में भी हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत शांति का पक्षधर है, भारत का जो एक रेगुलर स्टैंड रहता है उसी को फिर से उन्होंने रिट्रेट किया है, लेकिन इन सब के बीच भारत की पोजीशनिंग अभी क्या कहती है सर? देखिए, भारत में जो थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, मार्चेस हुए हैं, कश्मीर में हुआ है, जम्मू में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह ये इस जगह पर हुआ है, परंतु ये बाय एंड लार्ज पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं सब जगह। केवल आज सुबह मेरे विचार से कश्मीर में कुछ जगह पर वहां पर हुआ, तो वहां पर एक सॉफ्ट लाठीचार्ज हुआ और थोड़ा वहां पर टीयर गैस शेल्स वगैरह। तो देखिए, अब ऐसा है, चाहे वो शिया कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, जैसा बर्ताव किया है इजराइल ने और अमेरिका ने, तो अपना वहां पर शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होती है तो मैं समझता हूं इसमें कोई खराब बात नहीं है। परंतु जिस प्रकार के हम देखते हैं, और भी आपने दुबई का नाम लिया है, परंतु जो सबसे भयानक हुआ है वो कराची में हुआ मेरे विचार से। जो मैंने वहां पर तस्वीरें देखी हैं, जो वहां पर कॉन्सुलेट में जैसे वहां पर पथराव किया गया, जैसे वहां की दीवारों पर चोट की गई, जहां पर जैसे वहां पर खिड़कियों पर, शीशे पर उनको सबको तोड़ा गया, आगजनी की गई। करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, आरजू आप बताइएगा नंबर क्या है, परंतु द नंबर्स आर रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 पीपल हु बीन किल्ड। मतलब ये तो बहुत ही एकदम एक्सट्रीम पर ले जाने वाली बात है। भारत इतना बड़ा देश है, भारत के अंदर 200 से ज्यादा मिलियन लोग हैं, 20 करोड़ हैं जो मुसलमान लोग हैं, और अपना वो ठीक है, अपना अगर इमाम खमेनी को, आयतुल्लाह खमेनी को मारा गया है, अपना दुख जाहिर करेंगे, मातम मनाएंगे वगैरह, वो बिल्कुल तरीके से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो अशोक सर, खमेनी साहब कंप्लीटली या 100% कहें कि पॉलिटिशियन ही थे तो ऐसा भी नहीं है, या 100% कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लीडर की नज़र से देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद जिस तरह का एक भाव ईरान में दिखाई दिया है और उसके साथ साथ बाकी जगहों पर दिखाई दिया है, सर आप इसमें क्या अनयूजुअल देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको अनयूजुअल देखता हूं जिस तरीके से उनका एक, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं उसमें। उनके अलग अलग पहलू थे, अलग अलग रूप थे। एक था उनका पॉलिटिशियन का रूप, वो वहां पर उनके सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर भी थे, सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद शिया कम्युनिटी के वो बिल्कुल रहनुमा थे, सबसे ऊपर जो उनका कहना होता था कोई उसको वो नकार नहीं सकता था। दूसरा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वहां पर इकोनॉमी चल रही थी, उसके भी बिल्कुल ही, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो वहां की कैबिनेट है, वो सभी उन्हीं के अंडर काम करती थी, उन्हीं के डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करती थी। तो उनके बहुत रूप थे, बहुत पहलू थे जिसमें वो काम करते थे। अभी जो वहां पर लिया गया है और जो भारत में और जगह जो है, वो उनके जो रिलीजियस वो था, अवतार था, जिस रिलीजियस रूप में वो देखे जाते थे, शिया के सबसे बड़े नेता और उनके जो रहनुमा और गुरु, उनके रूप में देखा जाता था। परंतु मैं समझता हूँ, एक अगर आप मुझे मौका दे शब्द ये पाकिस्तान के बारे में, मेरे विचार से पाकिस्तान में जो वो हुआ है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ डिसअफेक्शन जो वहां के लोग हैं अपनी सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट। अमेरिका के साथ जो इनके संबंध इतने अच्छे हो रहे हैं, उसके विरुद्ध उनका ये प्रदर्शन हुआ है। ठीक है आरजू, यहाँ पर अशोक सजनार जी ने एक बड़ी बात की है कि देखिए, दुनिया में बाकी जगहों पर जो प्रोटेस्ट दिखाई दिया, चाहे भारत में भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन
पाकिस्तान में जो रिएक्शन दिखाई दिया, वो रिएक्शन बहुत कुछ कहता है आपकी अपनी सरकार के खिलाफ आवाम क्या सोचती है और किस तरह से रिएक्ट करती है। वो भी एक ऐसी घटना जो कि उनसे फिर भी एक दूरी पर हुई है, डिस्टेंस पर हुई है। ट्रिगर हुआ है वहां पर, इम्पैक्ट कहां तक जाएगा ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल इस्लामाबाद में भी इस वक्त 144 इम्पोज कर दी गई है और जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कराची में जैसे एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल वहाँ पर स्ट्रेट फायर किया गया है कॉन्सुलेट के अंदर से और कई लोगों की जानें गई हैं। अभी तक मेरे ख्याल है 30 से ऊपर नंबर्स जा चुके हैं, लेकिन उसके लिए ना तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात की गई है। और क्योंकि जाहिर है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट है तो ये कुछ भी कर देंगे, हमारे यहाँ कुछ नहीं कहा जाता। और जो लोग बाहर निकले हैं वो सिर्फ शिया कम्युनिटी नहीं है, इसके साथ सुन्नी भी शामिल हैं। और जो इस्लामिक नेशंस है उसमें सिर्फ एक ईरान ही ऐसी कंट्री है जो टफ टाइम देते हैं अमेरिका को, चाहे जितना मर्जी वो सैंक्शंस लगा दें, वो कभी नहीं झुके जैसे सऊदी अरेबिया या बाकी कंट्रीज करती हैं। तो इसलिए भी एक ईरान की अपनी एक रिस्पेक्ट है और लोग पसंद कर रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका को जवाब दिया जा रहा था। अब आप इस पे कुछ जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल सर मेरा यहाँ पर जो मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए आरजू काजमी खुलकर बोल रही हैं, पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और भी अलग अलग तरह से वहां पर जो परिस्थितियां हैं, खबरें रोज चलती हैं, लेकिन इन सबके बीच मुनीर साहब के दिमाग में क्या चल रहा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये उनका रिएक्शन क्या होगा इस पर? एक वो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि वहां पे एक डायकॉटमी है, एक डिस्पैरिटी है, एक डिफरेंस है बिटवीन, डिसजॉइंटमेंट है, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक साइड पे है और दूसरी साइड पे अवाम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अक्टूबर 2025 के अंदर जब तहरीके लबैक ने प्रोटेस्ट किए थे और उस प्रोटेस्ट में क्यों किए गए थे, गाजा के लिए किए थे और वहां पे जो जेनोसाइड, जैसे कि पाकिस्तान में कई लोग बोलते हैं जो गाजा में जेनोसाइड हुआ है, उसके लिए किए थे। लेकिन उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो उसके साथ नहीं थी और पाकिस्तानी रेंजर्स का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर फायरिंग भी हुई थी। अब जब स्ट्राइक्स हो रही है तो पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो रही है अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए और इसको उठा रही है। इसमें शिया और सुन्नी की बात नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि 15% से ऊपर शिया हैं, हर देश के अंदर ही है, वर्चुअली हमारे देश पे भी 15% से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो भी ये आवाज उठा रहे थे तो बाकी लोग भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली, पहले तो पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया कराची के अंदर, जब वो आगजनी हो गई तो उसके बाद खबर आई कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने 32 के करीब लोगों को मार दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक डिस्पैरिटी दिखती है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल और मिलिट्री की और अवाम की। अवाम कुछ और चाहती है पाकिस्तान में और पॉलिटिकल और मिलिट्री गवर्नमेंट कुछ और चाहती है। इस वक्त 11 देशों पर ईरान के हमले की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ओमान तो देखिए यहाँ पर जो है मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन हमले वहां भी हुए और ईरान ने ये कहा भी था कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे अब इन सब परिस्थितियों को। बेशक अमेरिका हम पर 7 हमले करे, अगर हम 3 में भी कामयाब हो गए तो ये हमारी सक्सेस है। तो वो उस माइंडसेट के साथ इस युद्ध में उतरे हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले पॉइंट पर ही यहाँ पर कर्नल सिंह मैं आपका एक रिस्पॉन्स चाहूंगी। हम लोकतंत्र की भाषा में ये कहते हैं कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आम जनता का क्या उस समय पर सोच है, उनकी क्या डिमांड है, उस आधार पर सरकारों ने फैसले बदले भी हैं, फैसले लिए भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीं में ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता और इसीलिए खामेनी साहब की मौत के बाद के प्रोटेस्ट जो है वो बड़े गंभीर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं, वहां पर लोकराज तो है ही नहीं। आरजू साहिबा बता पाएंगी? अगर वो एक बार बोल दे कि हाँ वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो मैं आज मान लूंगा। मुस्लिम ब्रदरहुड का भी जिक्र किया ना अभी बहल सर ने। जी, तो मुस्लिम ब्रदरहुड आज कहाँ खड़ा है? नहीं, मैं मुस्लिम ब्रदरहुड पर चले जाता हूँ। मेरे पास एक्चुअली अगर देखा जाए बडगाम में सबसे ज्यादा शियाज मिलते हैं, वहां तो प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, वहां तो मातम भी नहीं मनाया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर तकरीबन ऐसा माना जाता है 1800 से 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। किसी ने पत्थर तो छोड़ो, सिवाय मातम के और कोई बात नहीं कही, कहीं कोई गाली गलौच नहीं हुई। लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, ये कल की और आज के फर्क देखिए। इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि यस अब कुछ होगा और आप देख लीजिए आज सवेरे कुछ हुआ। इसीलिए आपके पास एक और एडवाइजरी आ गई है कि किसी ना किसी तरह की टेरर स्ट्राइक भी हो सकती है। अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नहीं, वो आप इजरायली अंदर इसका बहाना लेते हुए हो सकता है कि लश्कर तैयबा या जैश-ए मोहम्मद वगैरह एलिमेंट्स यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर दें और ये बहाना ले कि वहां पे उनको मारा गया। ये बड़ी बात है। इनफैक्ट जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे चाइना के अगेंस्ट भी, यू शुड हैव गॉन एंड सीन के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स दिल्ली पुलिस ने चाइनीज एम्बेसी के बाहर लेकर रखे हुए थे। देखिए
कई चीजें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है। मैं बड़ा फोर्स होकर बहल सर के साथ एग्री करना चाहूंगा कि यस, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान अलाउड इट टू हैपन एंड देन फायर्ड कि चलिए जी दोनों चीज हो जाएगी। एक तो आवाम के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया कि जी यूएस खराब है, क्योंकि आपने एक्चुअली उस काउंसलेट पर अटैक नहीं किया है, आपने उस झंडे पर अटैक किया है, उसकी सोवरेनिटी माना जाता है। Exactly. वो जमीन उनकी अपनी मानी जाती है प्रोटोकॉल्स में। आई थिंक अशोक सर से अच्छा और कोई नहीं बता पाएगा कि एक एम्बेसी ऑब्लिक काउंसलेट पर अटैक करने का मतलब क्या वो अटैक उसकी सोवरेनिटी और उस कंट्री पर माना गया, उसकी टेरिटरी होती है, क्योंकि मैंने खुद एम्बेसी में काम किया, वो उसकी टेरिटरी है। अशोक सर, इस पर तो जवाब दीजिएगा ही। और मुस्लिम ब्रदरहुड का सर आज का एग्जिस्टेंस क्या कहता है इन परिस्थितियों में, बदले हुए वक्त में? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, बिल्कुल जो भी किसी का देश की एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, वो उसका ऐसा समझा जाता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द होस्ट कंट्री। उसके ऊपर सभी कुछ, कोई भी अधिकार, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, अनलेस किसी आप आदमी को पर्सोना नॉन ग्राटा वो कर दें, उसको आप बाहर कर दें, सुपुर्द कर दें, परंतु उस टेरिटरी में जो भी कानून होता है, जो कुछ भी होता है। ठीक है सर, आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है आईआरजीसी की तरफ से। ईरान का ये बड़ा दावा है, ईरान का इजराइल को लेकर ये बड़ा दावा कि वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देखिए जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, अब यहाँ पर दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, ईरान की तरफ से हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है उस लिहाज से, हालांकि अब जब 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अब युद्ध की इन परिस्थितियों में संभव तो कुछ भी है, लेकिन इन सबके बीच बातचीत का क्या कोई विकल्प खुला हुआ है, क्या खुल पाएगा, या बातचीत की टेबल पे आने के लिए अलग अलग पक्ष तैयार होंगे? ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। अशोक सर, आपके पास सर इस क्वेश्चन को लेकर मैं सीधे आ रही हूं इस वक्त। सर, आपको लगता है कि क्या कोई परिस्थिति अभी के हालातों में है कि बातचीत की टेबल पर अलग अलग पक्ष जा पाएंगे? देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो अगर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है जो ये आईआरजीसी और ईरान बातचीत करने के लिए राजी हो गया है, और ट्रंप ने कहा है मैं मान गया हूं बातचीत करने के लिए। तो बातचीत ओमान ने मध्यस्थता की है अभी भी, इसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ है, इसके बाद भी ओमान ने मध्यस्थता शुरू की है, और मैं मान गया हूं बातचीत के लिए। परंतु हमें मालूम है जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं उसको पूरे उन्हीं शब्दों को आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत आपको देखना पड़ता है, जो उसको बहुत ही एग्जैजरेशन हो सकता है, बहुत ही अतिशयोक्ति करके वो बात कर सकते हैं। परंतु उनकी तरफ से ये अगर बयान आया है तो उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए कहते हैं ईरान के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो में भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है जी। उसमें से करीब 500 तो उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब था, और अभी जो है उसने यहाँ पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये सर एक सवाल सर मुझे आपसे और पूछना है, ठीक है? सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास और रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका की नीयत पर अभी आरजू साहिबा सवाल खड़े करके गई हैं। हम भी बदलते वक्त में ट्रंप साहब के आने के वक्त से कई उतार चढ़ाव देख ही चुके हैं। पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड डायनेमिक्स में ट्रंप साहब ने जो सब कर दिया है, इन सबके बीच सर अगर अमेरिका के कैरेक्टर पर बात हो, अमेरिका की कूटनीति पर बात हो, तो पावर जहां है वहां से फैसले होते हैं, इसमें तो कहीं किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप युद्ध जैसा फैसला सर अगर लेते हैं, तो युद्ध का उद्देश्य क्या सिर्फ कहीं पर जाके आपने बम फोड़ दिया, मिसाइल गिरा दिया, यहां तक सीमित है? या उस क्षेत्र के भीतर स्टेबिलिटी हो, वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पर एक जो कहते हैं ना अराजकता जैसी स्थिति ना हो, ये भी क्या आपके लक्ष्य में होता है? तो उसमें तो सर अमेरिका किसी परीक्षा में पास हुआ दिखाई नहीं दिया, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान में भी सर लौट कर फिर तालिबान ही आया ना, उसके बाद पूरा युद्ध छेड़ दिया था आपने इतना बड़ा। तो इस लिहाज से ईरान पर जो अटैक किया गया वो क्या सिर्फ एक फौरी उद्देश्य था, या एक कोई लॉन्ग टर्म विजन ईरान को लेकर? क्या करना चाहते थे आप ईरान के साथ? जी देखिए, मेरे विचार से लॉन्ग टर्म विजन तो वहां पर नहीं था, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं मालूम था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन द डे आफ्टर। मतलब अगर आप
इनके जो शीर्ष नेता हैं, इनके सुप्रीम लीडर हैं, इनको आप खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके अगले दिन क्या होगा? आप रिजीम चेंज चाहते हैं, ये आप कह रहे थे। अभी तो मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं थोड़े उसमें बदलाव आ गया है, परंतु शुरुआत उन्होंने की थी हमें रिजीम चेंज चाहिए। रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ईरान के बड़े मंत्री को मारने का दावा है। इसी बात का जिक्र भी अशोक सज्जनार भी कह रहे थे कि जब आपने सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया है, उनके समकक्ष जो लीडरशिप खड़ी थी, अगर 40 से ज्यादा नेताओं को आपने मार दिया है, तो उसके बाद रेजिम चेंज के मायने आपके लिए क्या हैं? इंटेलिजेंस विभाग के डिप्टी मिनिस्टर हमीदी, इनकी को मारने का दावा है, इनकी मौत का दावा इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन अशोक जी देखिए सर, यही बड़ी बात है फिर, रेजिम चेंज के मायने क्या है आपके लिए, क्या है आपकी परिभाषा में? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वो उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए थे, और अगर आपने सुने होंगे जो ये इनके इजराइल के एम्बेसडर हैं यहाँ पर, रिवन नजार, आजकल वो जेरूसलम में हैं, वहां से उन्होंने कहा देखिए हमारा तो काम था वहां पर जो ये सत्ता है उसको वहां से हटाना एकदम, और उसके बाद जो वहां पर सत्ता आनी है वो तो ईरान के जो लोग हैं वही वो निश्चित करेंगे जो कौन सी सत्ता वहां पर आएगी, हम नहीं उसको निश्चित करेंगे। तो इसीलिए जी ठीक है, तो इसीलिए वहां पर हम निश्चित नहीं करेंगे जो वहां पर क्या है, तो ये उनको करने दीजिएगा। परंतु मेरे विचार से ये बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्सल है, क्योंकि वहां से ये बात भी हो रही थी क्या वहां पर रजा पहलवी आएंगे, वो उनकी जगह लेंगे, उनको अगर प्रमोट किया जाएगा, उनको एंडोर्स किया जाएगा, परंतु ऐसी कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे विचार से अब हमारे पास दो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बताएंगे देखिए मिलिट्री के बाद मिलिट्री का एक एंड गेम होता है, एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे भारत का था जब ऑप सिंदूर हमने शुरू किया, तो तब हमें ये था जो हमने उनके जो भी वाले ठिकाने थे, टेररिस्ट एरियाज थे, उन सबको हमने ध्वस्त करना, उन सबको हमने नष्ट करना, और हमने पूरे एस्केलेशन पर डोमिनेट किया। एस्केलेशन कैडर को हमने देखा जो हम इसको और आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसीलिए 88 घंटे के बाद हमने उसके ऊपर रोक लगा दी, नहीं तो हम और आगे भी चल सकते थे। कर्नल सिंह, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं जरा? अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए। एक हाइपोथेटिकल सवाल है सर, इजराइल हर बात पे कहता है उनके एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो हमने मिसाइल गिरा दी, हमने बम मार दिया, हमने अटैक कर दिया, अमेरिका सपोर्ट में आ जाता है, पूरी दुनिया ने देखा है। सर भारत क्या कभी इस स्थिति में हो सकता है? हमें भी तो खतरा है पाकिस्तान से। नहीं, हम भी तो कई बार ये चीज सोचते हैं कि वहां से जिस तरह के, हाइपोथेटिकल सवाल इसीलिए मैंने कहा, लेकिन क्या कभी भारत हो सकता है इस स्थिति में? ये अगर एक क्वेश्चन की तरह आपने मेरे सामने डाला है और सिर्फ मुझे आंसर करना है हाइपोथेटिकल, अगर यही नया न्यू नॉर्मल है कि किसी भी क्रिमिनल को, मदुरो को अगर उसके देश से उठाया जा सकता है और जेल डाला जा सकता है, इसी तरह अगर आप हम भी तो बोल सकते हैं ना, मुनीर साहब को सत्ता से हटाइए। मैं आ रहा हूं, मैं इसीलिए मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। और दूसरा है कि चलिए जी आपको जो खमेनी साहब है वो पसंद नहीं है, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर ये दुनिया का न्यू नॉर्मल है तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है आपको करना चाहिए, और अगर नहीं भी करना चाहिए, पूरी दुनिया इस समय एक तरफ से ये जरूर कह रही थी मदुरो को नहीं उठाना चाहिए था, ग्रीनलैंड के ऊपर दादागिरी करने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कनाडा को भी आप अपना देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।